हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में कि ज्योग्राफी ऑप्शनल एज अ सब्जेक्ट कितना अच्छा हो सकता है एक एस्पिरेंट के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों एक बच्चे को, एक एस्पिरेंट को ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहिए। तो आज हम लोग दोस्तों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे यहां पर कुछ ओवरव्यू ज्योग्राफी ऑप्शनल का देखेंगे। यहां पर बात करेंगे कि ये जो है कितना रेलिवेंट है, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये कितना रेलिवेंट है, और यहां पर हम लोग इसके स्कोप ऑफ सिलेबस को भी समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग दोनों कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर इसके रेलिवेंस के बारे में बात करें तो यहां पर हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों सबसे पॉपुलर ऑप्शनल है। बहुत सारे इसको लेके मिथ्स हैं, बहुत सारे इसको लेके डाउट्स लोगों के मन में रहते हैं कि इसका सिलेबस बहुत लंबा होता है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं। तो आज सभी बातों में हम लोग ये सारी जो चर्चाएं चलती हैं इस पे हम लोग क्लैरिटी से समझेंगे कि क्या चीज है, क्या सच्चाई है। उन अफवाहों में से कुछ सच भी हो सकता है, लेकिन हां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना जरूरी है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। और उसमें सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझना है कि इसकी रेलेवेंस क्या है। ठीक है, क्या ये हमारे किसी जीएस पेपर में भी हेल्प करता है। देखिए, ऑप्शनल, सभी ऑप्शनल 500 मार्क्स के होते हैं, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, 250 मार्क्स के, ये हम सबको मालूम है। और जिसको भी नहीं भी मालूम है वो पढ़ लेता है सिलेबस तो उसको समझ में आ जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है अगर हम लेते हैं तो क्या इससे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या जीएस में ये हेल्पफुल है। तो बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो हमारा है यह हमारे जीएस में हमें हेल्प करता है कि नहीं करता है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि प्रीलिम्स में आपके कैसे हेल्प करता है। प्रीलिम्स में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला स्टेप यूपीएससी को क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से कट ऑफ नीचे जा रही है, पेपर का लेवल टफ हो रहा है, तो आपको यह जरूरी है कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, यह आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे पॉपुलर है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर इसके रेलेवेंस के बारे में बात करें तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये प्रीलिम्स में कितना रेलिवेंट है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर प्रीलिम्स के बारे में, तो हम जानते हैं ज्योग्राफी को यहां पर हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफी की तरह भी आप देख सकते हैं। हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफी, जब आप बोलते हैं हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफी, तो हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है आपके क्लाइमेट के बारे में क्वेश्चंस, आपके रिवर्स के बारे में क्वेश्चन, है ना, आपके माउंटेन्स पे क्वेश्चन, ये आपके हार्डकोर ज्योग्राफी होता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। वॉल्केनो पे क्वेश्चन आ रहा है, साइक्लोन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रीलिम्स में आप देखेंगे ऐसे हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो 4 to 6 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 4 से 6 क्वेश्चन आपको जो है ये मिल जाएंगे हार्डकोर, जिसको आप ज्योग्राफी समझते हैं बेसिकली। दूसरी ज्योग्राफी आप जो समझते हैं उसको हम बोलते हैं मैपिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैपिंग बोलते हैं। अब अगर मैपिंग के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक मैपिंग से आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट रिलेटेड जो लोकेशंस हैं वहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और ज्योग्राफी आपके यहां पर भी ज्योग्राफी में आपको 4 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब अगर एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आप अगर एक ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, आप उसके एस्पिरेंट हैं, उसी सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हैं, तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी के 4 to 6 क्वेश्चंस आप एकदम सही करते हैं, इसमें आप गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए उतने बेनिफिशियल होंगे। तो जो 4 to 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू विल बी इजिली क्रैकिंग दोस क्वेश्चंस, आप वो क्रैक कर लोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, दूसरी चीज, अब क्योंकि हम लोग अभी आपको पता चलेगा कि जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उसमें होता है पेपर 2, एंड पेपर 2 अभी हम लोग देखेंगे कि वो इंडियन ज्योग्राफी से होता है। एंड इंडियन ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो यहां पर एक आपको बहुत अच्छी चीज ये मिलती है इस ऑप्शनल के साथ कि आपको करंट साथ साथ पढ़ना पड़ता है ऑप्शनल के लिए भी। तो जो आप करंट अफेयर्स जीएस के लिए पढ़ रहे हैं वो आपको ऑप्शनल में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो एक एडवांटेज आपको मिल जाता है, आपका टाइम बचता है। ठीक है, और यहां से आपको 4 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि वर्ल्ड और इंडियन मैपिंग पे होते हैं।
अब ये भी आप इजीली कर लेते हैं क्योंकि आपका करंट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ पेपर 2। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद अब हम लोग जब बात करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, तो जीएस में तो हम लोग इसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, जीएस में हम लोग इसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, लेकिन आपको अभी हम लोग यहां पर डिस्कशन भी करेंगे। आप देखेंगे कि ये पेपर 1 का पार्ट है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है ये पेपर 1 का पार्ट है। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक और करंट को अगर मैं मिला लूं तो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस तो आते हैं। बहुत साल ऐसे भी हुए हैं जहां पर 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चंस भी आए हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो ये सेक्शन आपको ये 15 क्वेश्चंस देते हैं और ये 15 क्वेश्चन जो सेक्शन दे रहा है वो आप ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कितनी मजेदार बात है, पेपर 1 में पढ़ रहे हैं आप। ये इसका मतलब यह है कि अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ और जो जीएस में आप पढ़ रहे हैं और जो आप ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सिमिलैरिटीज है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। तो ये पोर्शन आपका जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एंड अगेन आप क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं पेपर 2 के लिए, ऑप्शनल के लिए, इसलिए आपका जो जीएस के करंट अफेयर्स है वो भी अच्छे से तैयार हो रहा है। तो यहां पर आप 15 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इस सेक्शन से। इसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हम भूल जाते हैं, हम इसको इकोनॉमी में भी जोड़ देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है और ज्योग्राफी में भी आता है। जैसे कि आपके रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके। जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, देन यू हैव एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहां पर आपका रिसोर्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2022 में हमारा मिनरल्स पे क्वेश्चन आया, मोनाजाइट पे क्वेश्चन था, थोरियम पे क्वेश्चन था, राइट, यहीं से आया था। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट में मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको मिल जाता है, ठीक है, आपको एनर्जी सेक्टर्स में रिसोर्सेज में क्वेश्चन मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर से लगातार 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स, ये सब आप ऑप्शनल में पढ़ते हैं, ये सब आप ऑप्शनल में पढ़ते हैं। और यहां पर जो यहां से 4-6 क्वेश्चन आते हैं ये आप इजिली इसमें आप स्कोर कर ले जाते हैं, इजिली इसको सॉल्व कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद कल्चर से हो गया, हमारे कल्चर पे क्वेश्चन आता है। आर्ट एंड कल्चर में कल्चर से क्वेश्चन आता है जो कि आप कल्चरल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, प्लस जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं और यहां पर याद रखिएगा कि आपको क्या है, यहां पर आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर बार। आपको ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, आप अगर ज्योग्राफी एस्पिरेंट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल आप ले रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें जो है पढ़ते हैं कहां पर, ये आप ऑप्शनल में पढ़ते हैं। और इन सेक्शन से, क्योंकि हम क्या समझते हैं, हम इन 2 सेक्शन को केवल ज्योग्राफी का समझते हैं, मैपिंग को, और जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी उसी को हम क्या समझते हैं, वही समझते हैं कि हमारा ज्योग्राफी है। बट ऑप्शनल का स्कोप बड़ा है, ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहां पर आपके ये सारे सेगमेंट्स भी हम लोग ऑप्शनल में कवर करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे ओवरऑल देखेंगे तो आप 29 से 37 क्वेश्चंस टैकल कर ले जाते हैं इजिली। क्यों? इसलिए कर ले जाते हैं क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल से हैं। मतलब 100 में से अगर आप सोचिए ऑन एन एवरेज अगर आप 30 क्वेश्चंस है ना सही कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप कट ऑफ देख रहे हैं कि कितना कम जा रहा है। तो आप भैया आराम से निकाल लोगे पेपर, तुम है ना, आराम से पेपर निकाल लोगे, प्रीलिम्स तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और यही रिजल्ट है कि हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि 5000 से ज्यादा बच्चे जो हैं, 5000 से ज्यादा बच्चे मेंस लिखते हैं विद ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि वो प्रीलिम्स आपका क्रैक कर लेते हैं। अब एक बात आती है, कहते हैं लोग कि फाइनल में जो है 5000 में से बहुत कम बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इमेजिन करिए कि कई सारे ऑप्शनल हैं आपके, ABCD ऑप्शनल है आपके, ठीक है। अब ABCD ऑप्शनल में प्रीलिम्स जब आप देते हैं तो आपका कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑलरेडी होता है डिसाइडेड, आप ऑलरेडी उसको पढ़ चुके होते हैं, ऑलमोस्ट आपका 80% 90% और कुछ का तो पूरा 100% सिलेबस भी कवर हो चुका होता है ना। अब आप इमेजिन करिए, यहां पर हम मान लेते हैं G इज ज्योग्राफी, ठीक है। अब ए सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, एनी सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट सोच सकते हैं। देन योर B सब्जेक्ट, अब सोचिए सपोज करिए ए सब्जेक्ट से अगर 10,00,000 लोग बैठते हैं, 10,000 लोग बैठते हैं ए सब्जेक्ट को लेके अपना ऑप्शनल, बी इट PSIR, हिंदी, लिटरेचर, हिस्ट्री, कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना। कोई 15,000 लेता है, कोई फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, हो सकते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो आपका 10,000 अगेन कुछ सब्जेक्ट लें,
कोई हो सकता है कि 20,000 कोई सब्जेक्ट बहुत हिट है, जैसे हिंदी मीडियम में आजकल हिंदी लिटरेचर बड़ा हिट है, हालांकि उसका भी मैं रेशियो अगर देखेंगे आप तो उससे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले बच्चे बहुत कम हैं। हिंदी लिटरेचर से अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स कितने क्वालिफाई कर रहे हैं तो नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। वहीं आप ज्योग्राफी को देखेंगे तो ज्योग्राफी में भी ऐसा ही रेशियो रहेगा मोर और लेस। दिस इज जस्ट फॉर योर अजम्पशन। अगर आप इमेजिन करिए यहां से आपका कोई बच्चा प्रीलिम्स जो क्लियर कर रहा हो, मेंस जो दे रहा है वो कितना हुआ इससे सेलेक्ट, पता चला आपको कि यहां पर जो है 500 बच्चे सेलेक्ट हुए, यहां पर आपने देखा 600 बच्चे सेलेक्ट हुए, यहां आपने देखा 700 बच्चे सेलेक्ट हुए, यहां आपने देखा 100 बच्चे सेलेक्ट हुए, यहां आपने देखा कि यहां पर 3000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ज्योग्राफी में। मतलब ये रेशियो मैं बता रहा हूं, रेशियो अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से तो 5000 बच्चों ने दिया था, जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से तो 5000 बच्चों ने मेंस लिखा था, ठीक है। तो आप कहना ये चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बच्चा प्रीलिम्स क्यों क्रैक कर लेता है। सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट, हिस्ट्री से आदमी हिस्ट्री से टॉप कर रहे हैं लोग, एंथ्रोपोलॉजी से टॉप कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर से कर रहे हैं, संस्कृत से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, फिजिक्स से कर रहे हैं, पब्लिक एड से कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि आपका उनसे सिलेक्शन नहीं होगा, सबसे सिलेक्शन होगा। लेकिन यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपको एडवांटेज मिल जाता है दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से, ये तो पक्की बात है जो मानना पड़ेगा आपको। इसीलिए हमेशा सबसे ज्यादा कोई अगर सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे मेंस जो लिख रहे हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर ज्योग्राफी ऑप्शनल उनको इन सारे पैरामीटर्स पे हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो प्रीलिम्स जो कि फर्स्ट स्टेप है, जो कि बहुत ही टफ स्टेप है, वो क्रैक कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऐसा क्या ये प्रीलिम्स में ही हमारा रेलेवेंस है इसका, क्या इसका मेंस में रेलेवेंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मेंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस में अगर बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, ठीक है, एक बड़ा सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आप इमेजिन करेंगे जो हमारा हार्डकोर ज्योग्राफी है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उससे हर साल 100 से 110 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख लीजिए पिछले 4 साल का उठा के रिजल्ट, आप पेपर को देख लीजिए 4 साल के उठा के, आपको पता चलेगा 100 से लेके 110 मार्क्स जो हैं आपके कहां से आ रहे हैं, आपके ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वहां से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, आप ग्लोबलाइजेशन क्या है उसको पढ़ते हैं, राइट। और वहां से अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन से आपको 20 से 30 मार्क्स का एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहां पर आप जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप 120 से लेके 140 मार्क्स जो हैं वो टैकल करते हैं आप, क्योंकि ज्योग्राफी एस्पिरेंट है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा है स्कोर, ये बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छा है जो आपको जीएस में हेल्प कर रहा है। अब आता है जीएस पेपर 2। देखिए जीएस पेपर 2 में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं ज्योग्राफी में जिसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, है ना, प्लस आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आप जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना, बहुत कुछ आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे कि जियो पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ये आपका किसका पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंडिया का जियो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है उस सेगमेंट को कौन अच्छे से टैकल कर सकता है, क्या पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट टैकल कर सकता है, यस वो कर सकता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई टैकल कर सकता है इस सेक्शन को अच्छे से तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा है जो इसको टैकल करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जियोग्राफी किसी जगह की लोकेशन उसकी पॉलिटिक्स को डिसाइड करती है। अगर यूक्रेन और रशिया में आपका वॉर हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन जो है वो जियो पॉलिटिक्स है। इतना ज्यादा अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है किसको, क्वाड ग्रुप को, क्वाड ग्रुप का पार्ट है वो क्यों कर रहा है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो आप अगर जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं सही से, है ना, सही से अगर हम लोग पढ़ते हैं इसको तो हम लोग यहां से 30 से 40 मार्क्स कवर कर ले जाते हैं। यहां पर भी, इसमें भी हम लोग 30 से 40 मार्क्स टैकल कर जाते हैं। फिर आपका आता है पेपर 3, और पेपर 3 में अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल से है तो बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले, क्योंकि यहां पर आप टैकल करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको 60 से 70 मार्क्स देता है। इसी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को आप टैकल करते हैं जो कि आपको 20 मार्क्स देता है। भाई एक चीज बताइए, क्लाउड बर्स्ट हुआ तो क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना क्या है, ये आप कहां पढ़ेंगे, ये किस जगह पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अगर वोल्केनिज्म हो रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं वोल्केनो आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं साइक्लोन आ रहा है, ये डिजास्टर तुम कहां पढ़ोगे, तुम ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो यहां पर याद रखिएगा 20 to 30 मार्क्स आप यहां से भी स्कोर करते हैं।
एग्रीकल्चर सेगमेंट, एग्रीकल्चर सेगमेंट को आप डिटेल में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में, और यही एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है ना, इस एग्रीकल्चर सेगमेंट को आप बहुत डिटेल में इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। और जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर 3 में आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो ऑब्वियस ही बात है इंडियन एग्रीकल्चर को टारगेट करके बात होती है। तो यहां पर भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 2 से 30, 20 से 30 मार्क्स के, 20 से 30 मार्क्स के, वो भी यहीं पर आप आराम से टैकल कर लेते हो। इसके साथ साथ आप जाते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अगेन 30 से 40 मार्क्स के होते हैं। तो कुल अगर टोटल हम बात करें तो मिनिमम, दिस इज मिनिमम व्हाट आई एम टॉकिंग, 130 मार्क्स तो आप एटलीस्ट 130 मार्क्स तो एटलीस्ट आप जो है पेपर 3 में भी केटर करते हो इफ यू आर फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, तो इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 280 से 310 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये जो है आपके 500 मार्क्स का जो मेंस का कंट्रीब्यूशन उसके अपार्ट, मतलब अगर जो आप देख रहे हैं 810 मार्क्स को आप केटर कर रहा है ये मेंस में अगर आपका, ठीक है, तो आप यहां पर एक एडवांटेज दूसरे एस्पिरेंट से पाते हैं। और इसीलिए आज भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट से हो रहा है, तो आज भी आप देखेंगे तो हमेशा की तरह ज्योग्राफी जो है किंग है। बीच में 1-2 बार दूसरे कुछ ऑप्शनल आए, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो मार्केट में पता चलेगा कि सभी जो बच्चे हैं उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। अब आपके दिमाग में एक चीज चली होगी कि ये पॉपुलर क्यों है सब्जेक्ट। तो पॉपुलर क्यों है इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस और पेपर का स्कोप को समझना पड़ेगा। यहां पर आप जानते हैं कि यहां पर 2 पेपर आपके होते हैं, देयर आर 2 पेपर्स। पेपर 1 में अगर हम लोग बात करें 250 मार्क्स का होता है ये। यहां पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी के, तो यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी जो है उसको समझते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे हमारी थ्योरीज रिलेटेड हैं फिजिकल ज्योग्राफी की और ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो विद रेफरेंस टू वर्ल्ड ज्योग्राफी एट लार्ज हम लोग यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, और जो थ्योरीज हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में और फिजिकल ज्योग्राफी में उसको कवर करते हैं। इसको डिटेल में अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। ये बस एक आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। दूसरी चीज अगर आपको यहां पर बात करें हम लोग, तो इट इंक्लूड्स पेपर 2 जो है बेसिकली ये इंडिया के बारे में है, और यहां पर आपका कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं इंडिया के मैप से रिलेटेड। तो मैपिंग जो आप कहते हैं, जब आप मैपिंग कर रहे हैं, जो मैपिंग आपको याद रखिए मैंने बताया था कि आप लोग वर्ल्ड मैपिंग से और इंडिया मैपिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इंडिया वाले तो यहीं से टैकल हो जाते हैं आपके, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहां दूसरा जो पोर्शन होता है वो इंडियन ज्योग्राफी का होता है जो हम कवर करते हैं। अब एक चीज समझना जरूरी है स्कोप और सिलेबस और पेपर को समझने के साथ साथ कि ज्योग्राफी बेसिकली है क्या। जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्योग्राफी। जब हम ये समझ लेंगे कि ज्योग्राफी क्या है तो आपको ऑप्शनल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी क्यों जरूरी है ना, और ये ज्योग्राफी में हो क्या रहा है। तो इफ यू टॉक अबाउट अर्थ, अगर हम लोग बात करें यहां पर अर्थ के बारे में, और यहां पर हमारे अर्थ में कुछ ऐसी कंडीशंस है ना, कंडीशंस ऑन अर्थ जिसके बिना याद रखिएगा यहां पर क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है और लिविंग पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हम केवल अर्थ के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग जो है अर्थ को नहीं समझते हैं, अर्थ को नहीं पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग ऐसी कंडीशंस को भी पढ़ते हैं जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। जैसे कि आप क्या एटमॉस्फेयर को नहीं पढ़ते हो, आप क्लाइमेटिक रीजन्स को नहीं पढ़ते हो, आप क्लाइमेटोलॉजी को नहीं पढ़ते हो, आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि कहां पे साइक्लोन है। अगर कहीं किसी जगह पे साइक्लोन बहुत ज्यादा आएगा तो क्या वहां पर ह्यूमन आपका जाके वहां पर सेटलमेंट करेगा? नहीं करेगा। कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वहां सेटलमेंट करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग जो है यहां पर अर्थ को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ का जो रिलेशन है किसके साथ? मैन के साथ। अर्थ का जो रिलेशन है लाइफ के साथ, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको समझते हैं हम ज्योग्राफी में। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, इनका नाम बहुत फेमस है, एराटोस्थनीज। और एराटोस्थनीज ने क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। ये बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। क्या बोल दिया इन्होंने? यहां पर कहा है इट इज स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ की तो स्टडी है, लेकिन विद रेफरेंस टू व्हाट? विद रेफरेंस टू मैन, कि ये जो मनुष्य हैं, जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके घर की तरह आपको अर्थ को समझना है। अर्थ क्या है? घर है। किसका? मनुष्यों का घर है। तो आप
मैन को और अर्थ के इंटरेक्शन को ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहां पर, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग यहां पढ़ेंगे इंटरेक्शन को, किसके बीच, अर्थ के बीच में और मैन के बीच में। अगर देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, वी हैव अर्थ, हमारा अर्थ है। अच्छा अर्थ है तो क्या होगा, अर्थ में पृथ्वी जिसको बोलते हैं, अर्थ जिसको बोलते हैं, इसमें है क्या बेसिकली, तो आप कहेंगे सर इसमें लैंड है, बिल्कुल लैंड है, ठीक है। इसके ऊपर एयर है, नो डाउट अबाउट इट, हर दिन फील करते हैं, ठीक है। और इसमें वाटर है, बिना तो पानी के है ना कुछ है ही नहीं। और यहां पर आपके बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, यहां पर बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको प्लांट्स भी मिलते हैं, यहां पर एनिमल्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मैन मिल रहा है आपको, है ना, यहां पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इजंट इट। यहां पे भाई फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, और सब सारी की सारी चीज जो है हमको अफेक्ट करती है कि नहीं। अगर मैं बात करूं लैंड मास के बारे, लैंड के बारे में, तो यहां पर आप देखते हैं कि देयर इज अ बिग लैंड मास, है ना। और इसी लैंड मास में क्या है, इसी लैंड मास में अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, यहां पर बहुत सारे क्या है, लैंड फॉर्म्स है। इसी तरीके से एयर को अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम लोग एयर के बारे में समझते हैं, कहां पर, एटमॉस्फेयर में समझते हैं, ठीक है। अगर हम लोग वाटर के बारे में बात करें तो बेसिकली हम लोग यहां पर ओशियंस के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में बात करते हैं, यही तो वाटर है। और हमारे अर्थ में जानते हैं आप लैंड से ज्यादा वाटर है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि यहां पर बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, और लाइफ फॉर्म्स को हम लोग अलग अलग जगह पे देख लेते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना, हम लोग ने बनाई हैं, बायोटाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, अलग अलग रिजर्व्स हैं, अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके लाइफ फॉर्म्स भी हैं, मनुष्यों के अलावा, ह्यूमन बीइंग के अलावा यहां पर अदर लाइफ फॉर्म्स भी हैं, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आप यही देखेंगे, इन्हीं चीजों के इंटरेक्शन से, है ना, एनिमल के साथ मैन का इंटरेक्शन, है ना, प्लांट का इंटरेक्शन मैन के साथ, लैंड का इंटरेक्शन मैन के साथ, एयर का इंटरेक्शन मैन के साथ, वाटर का इंटरेक्शन मैन के साथ, ये जो इंटरेक्शन है ना, इस इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, इस इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है कि हम देखते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहे हैं एग्रीकल्चर। भाई लैंड, पहले हम लोग एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, प्रिमिटिव्स जब थे हम लोग तो एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे। सबसे पहले जब हमने एग्रीकल्चर के बारे में समझा तो बहुत बड़ी चीज हो गई। क्यों बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर जब तक हमको नहीं आता था तब तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हंटिंग कर रहे थे, हम लोग फूड गैदर करते थे, और हम लोग एक जगह पे सेटल नहीं हो पाते थे। तो सेटलमेंट जिसको बोलते हैं बस्ती, सेटलमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं थी, राइट। एग्रीकल्चर जब हमने समझ लिया, एग्रीकल्चर को सीख लिया, राइट, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर ज्यादातर शुरुआत में हमने देखा रिवर्स के पास हमने सीखा, क्योंकि वहां पर जो हमारे सॉइल होता है उसमें मॉइस्चर जो चाहिए वो मॉइस्चर मिलता है। तो देखा आपने कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहां पर रहने लगे, वो रिवर्स के पास रहने लगे, रिवर्स के नजदीक रहने लगे। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर हमारी बस्तियां बनी, वहां पर हमारे सेटलमेंट्स बने, वहां पर हमें क्या दिखा, वहां पर हमें धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि वहां पर आपके सिटीज बनती हैं, टाउन्स बनते हैं, है ना। उसके बाद जब एग्रीकल्चर हमारे पास बहुत ज्यादा आ गया, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा आ गया कि हम लोग सरप्लस में थे, सरप्लस में थे, तो उसको बेसिस बना के बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे जगह के लोग थे जहां पर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर नहीं होता था। तो वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता था, लेकिन वहां पर जो धरती है हमारी, जो अर्थ है हमारा, अर्थ हैज गिवन व्हाट, अर्थ हैज गिवन मिनरल्स, ठीक है। तो अर्थ मिनरल्स देता है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, राइट, अलग अलग मिनरल्स। तो वहां के लोगों के पास मिनरल रिच थे वो लोग। तो वो लोग क्या हुआ, उनको खाना चाहिए, है ना, वो खाने के लिए कहां पर आए, वो खाने के लिए आए जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा था। वहां पर जब वो खाने के लिए आए तो एग्रीकल्चर वालों ने कहा हम आपको चावल दे देंगे, हम आपको गेहूं दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन उसके बदले में क्या मिलेगा हमें। तो उन्होंने कहा उसके बदले में हम आपको कॉपर देंगे, हम आपको ब्रोंज देंगे, आयरन देंगे, आप अपने जो टूल्स हैं उन टूल्स को बना सकते हैं और अच्छी आप खेती कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, है ना। और इस तरीके से स्टार्ट हुआ क्या, इस तरीके से स्टार्ट हुआ आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ। और ट्रेड के लिए जरूरत है किसकी, ट्रांसपोर्ट की। तो तब से लेके आज तक आप देखिए ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट आपका बदलता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में आप रेलवे देख रहे हैं, रेल ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, आप रोड ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स को हमें समझना बहुत जरूरी पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कहां से मिल रही है, उसको खेती हो रही कहां पर, खेती उसकी लैंड में हो रही है, उसके लिए उसको जो भी नेसेसरी मॉइस्चर चाहिए वो कहां से मिल रहा है, रिवर से मिल रहा है, राइट। तो ये सारा जो इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से हुआ क्या, जब ऐसे डेवलपमेंट हुए, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड आपका डेवलप हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मिनरल और एनर्जी सेक्टर, मिनरल सेक्टर पहले
लोग मिनरल्स पे ट्रेड करने लग गए, तो हमें पता चल गया अच्छा मिनरल्स को कैसे मेल्ट करते हैं, उसमें स्मेल्टिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे सीख रहे थे, है ना। और जब धीरे धीरे करके सीखने लगे तो जहां पर ट्रेड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां पर सिटीज एंड टाउन्स बन रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब आपके सिटीज एंड टाउन्स बन जाते हैं, सिटीज एंड टाउन्स बन जाते हैं, तो लोग अलग अलग ढंग से रहते हैं। कबीलेवादी थी, तो उनको कबीले वाले जो लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नोमैड्स, ये नोमैड्स जो थे, इनको हमें कंट्रोल करना है। एंड इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए, ताकि सभी लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करें, सभी लोग कंट्रोल में रहें, हमारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स बनने लग गए, ठीक है। और वहां से आ जाती है आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक। अगर आप यहां देखेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हुआ, तो इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ। तो बेसिकली अगर देखेंगे ये क्यों हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी तो पॉसिबल है जब मैन और अर्थ का इंटरेक्शन होगा। और मैन और अर्थ के इंटरेक्शन के रिजल्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें इसका रिजल्ट्स, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो हमें एक चीज समझ में आती है, जैसे कि मैं बात करता हूं अगर अर्थ की, इफ यू टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ में हमारे क्या है, तो आप कहेंगे सर अर्थ में लैंड एंड लैंडफॉर्म्स है। और अगर हम लैंड एंड लैंडफॉर्म्स की पढ़ाई को देखें तो हम लोग कहां पर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। हम लोग कहां पर इसको कवर कर रहे हैं, हम लोग इसको जियोमॉर्फोलॉजी में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एयर और उसके रिलेटिव फिनोमेना को, तो हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर में इसको पढ़ रहे हैं। और एटमॉस्फेयर की स्टडी हम लोग कहां पर कर रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी में कर रहे हैं, ज्योग्राफी के सेक्शन में, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग वाटर में, ज्यादातर ओशन है, ओशन को पढ़ें या वाटर को पढ़ें तो ओशनोग्राफी, है ना, हाइड्रोजियोग्राफी, हम लोग ओशनोग्राफी में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स है, प्लांट्स है, फ्लोरा है, फौना है, राइट, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉइल है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी चीज हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज हम लोग बायोजियोग्राफी में पढ़ रहे हैं। सारी की सारी चीज कहां पढ़ रहे हैं, बायोजियोग्राफी में पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरे ओर अगर आप देखेंगे, जो इंटरेक्शन हो रहा है मैन का अर्थ के साथ, और उसके रिजल्ट में उसने क्या क्या चीजें कर ली, वो कर रहा है रिसोर्स की बात, ठीक है। तो हम लोग रिसोर्स को समझेंगे, हम लोग रिसोर्स को समझेंगे। उसने रिसोर्स अपने हिसाब से बनाया, मैन हैज मेड ऑल दीज थिंग्स पॉसिबल। नेचर से नहीं मिला था, नेचर में था, लेकिन मैन जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से ये सारी चीजें हुई। एग्रीकल्चर किसने सीखा, एग्रीकल्चर ह्यूमन बींग्स ने सीखा, नेचर को यूज करके भले ही, लेकिन सीखा तो किसने, सीखा तो मैन मेड। तो ये मैन मेड है, रिसोर्सेज हमारे मैन मेड है। भाई अर्थ में हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट किसने करा, मनुष्यों ने, ह्यूमन बींग्स ने, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है, एग्रीकल्चर मैन मेड है, इंडस्ट्री मैन मेड है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट किसने बनाया, रास्ते किसने बनाए, रोड्स किसने बनाए, हमने बनाए। क्या ये पहले से थे नेचर में, नहीं, हमने उसको क्या करा, हमने वहां पर रास्ते बनाए, चीजें हमने उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए डेवलप करी, है ना। और जब ये सारी चीजें आपकी बन रही थी तो सोसाइटी भी बनती है आपकी, राइट, पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम आप बनाते हैं, सिटीज, टाउन, विलेजेस बनते हैं। जहां पर आपका इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाता है वो सिटीज में तब्दील हो जाते हैं, जहां पर केवल एग्रीकल्चर बेस्ड रहती हैं चीजें वो विलेज में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे प्लानिंग एस्पेक्ट्स को भी मैन मेड मनुष्य ने बनाया। तो यहां पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इसको अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अर्थ के बारे में ओवरऑल समझेंगे आप, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नेचुरल वर्ल्ड, ये नेचुरल वर्ल्ड है, ये हमेशा से है अर्थ ऐसा ही नेचुरल वर्ल्ड है। तो जो नेचुरल वर्ल्ड की हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड हम लोग कहां करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में। और आप इसी को ज्योग्राफी समझ रहे थे। इनफैक्ट आप यहां पर नीचे लाइफ फॉर्म को भी नहीं समझते हैं, क्योंकि इसको आप समझते हैं क्या, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, लेकिन ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं है, ये बायो ज्योग्राफी का पार्ट है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी इसमें ही आती है, ठीक है। तो यहां पर जो आप नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं, द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, दैट इज नोन एज व्हाट, फिजिकल ज्योग्राफी। और यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो दिस इज स्टडी ऑफ मैन मेड वर्ल्ड, ये हमने बनाया है। ये दुनिया जो है, विश्व, ये मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। दिस वर्ल्ड हैज बीन मेड बाय अ मैन, राइट। और तो स्टडी ऑफ मैन मेड वर्ल्ड हम लोग कहां पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि आदमी ने बनाया है, इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, जब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑप्शनल, तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ बोथ एंड इट्स इंटरेक्शन। तो यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं हम यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एंड इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट, इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मैन, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस की, सिलेबस को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो देखिए जो मैंने बातें बोली थी कि ये हमको प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे हेल्प करता है, आपको यहां पर ये सारी चीजें
इस सिलेबस को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग यहां बात करें जिसको आप कहते हैं जियो पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 में आपके दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पेपर 1 में आपके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें भी आपके वैसे ही सेक्शन होते हैं, लेकिन यहां पर आप समझिए, यहां पर आपको समझना है कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? इसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और बेसिकली ज्योग्राफी आप इसी को समझते हैं, इसी को ज्योग्राफी समझते हैं। लेकिन इसके बाद हमारी कुछ और भी हैं चीजें, जैसे कि पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी आपका टॉपिक है। ये टॉपिक हम लोग किस में पढ़ते हैं? सेक्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पेपर 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देखें अगर, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी हम लोग यहीं पर कवर करते हैं, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो वहां पर सेटलमेंट्स होंगे, वहां पर टाउन बनेंगे, विलेजेस बनेंगे, राइट। तो यहां पर हम लोग अर्बन सेटलमेंट को पढ़ते हैं, रूरल सेटलमेंट को पढ़ते हैं, कैसे बस्तियां बनी। सेटलमेंट मतलब होता है बस्ती, तो अर्बन बस्तियां कैसे हैं, मतलब शहरी बस्तियां जिसको बोलते हैं, अर्बन जो आपकी कॉलोनीज हैं वो कैसे बनी, रूरल सेटलमेंट्स कैसे हुए। साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन ज्योग्राफी को भी समझते हैं, क्योंकि सेटलमेंट और पॉपुलेशन का अपना सीधा रिलेशन है, सीधा रिलेशन। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, उसको हम लोग समझते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऑब्वियस सी बात है कहीं पे अगर रह रहे हैं तो वहां प्लानिंग की जरूरत है, आपको ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, राइट। आपको एक अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर एक बिजनेस सेंटर होना चाहिए किसी टाउन में, तो बेसिकली प्लानिंग होनी चाहिए, तभी जाके वो शहर जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है ना। जैसे अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली की अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली कितना फैलता जा रहा है, मेरठ, गाजियाबाद, राइट, नोएडा, फरीदाबाद, कितना फैल रहा है। इसका मतलब वहां प्लानिंग सही से नहीं हुई, इसीलिए डेवलपमेंट उसके चारों ओर होना चालू हो गया, नहीं तो सेंटर में डेवलपमेंट होना चाहिए था। तो प्लानिंग वहां पर सही नहीं है, ठीक है। तो रीजनल प्लानिंग में देखेंगे कि क्या होती है प्लानिंग, बेसिकली कैसे प्लानिंग होती है, उन चीजों को समझेंगे। और यहां पर एक और टॉपिक आपका है 10th टॉपिक, दैट इज मॉडल्स, ज्योग्राफिकल मॉडल्स जो हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, उन मॉडल्स को समझेंगे, है ना। वहां पर जो थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं जो हमें बताती हैं अच्छा ज्योग्राफी में कैसी चीजें डेवलप हुई, उनको हम लोग यहां पर समझेंगे। तो ये हमारा जो है पेपर 1 है। आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेटलमेंट, पॉपुलेशन, रीजनल प्लानिंग, थ्योरीज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब यही चीजें आपके पेपर किसमें आ रही है? जीएस पेपर में आ रही है। जीएस पेपर में जहां पर आई आएगी आपको मैंने बता दी, वहां पर आप स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें यहां पर पेपर 2 की, तो इट इज मोस्टली रिलेटेड, इट इज रिलेटेड विद इंडिया, नॉट मोस्टली, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद इंडिया। ये पूरा रिलेटेड है इंडिया से। यहां पे मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं मैपिंग के, है ना। तो वो मैपिंग के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जो करंट रिलेटेड आपके आते हैं टॉपिक्स होते हैं मैपिंग में, वो भी कवर करते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहां पर इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, अब यहां पर आपने समझा फिजिकल फीचर्स होता क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी होती क्या है, वो सारी फिजिकल ज्योग्राफी आपको यहां पर लगा देनी है। मतलब माउंटेन्स, हिमालयास है कैसे बने, ट्रांस हिमालयास कैसे बने, तिब्बत का क्या रोल है हमारे क्लाइमेट में, ठीक है, रिवर्स का क्या रोल है यहां पर। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, हम लोग यहां पर बात करते हैं जो हमारे प्लेटू रीजन है, प्लेटू रीजन का क्या रोल है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एज अ रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करते हैं गुजरात के रीजन के बारे में, यहां हम बात करते हैं सुंदरबन, मैंग्रोव्स के बारे में। तो बेसिकली हम सारे फिजिकल फीचर्स को समझते हैं। इसके साथ साथ हम यहां रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, है ना। रिसोर्सेज आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल में भी अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। उसके साथ साथ आप यहां पर बात करते हैं एनर्जी के बारे में भी, ठीक है। तो एनर्जी सेगमेंट को भी हम यहां कैटर करते हैं। उसके बाद यहां कैटरिंग के बाद एग्रीकल्चर को समझते हैं इंडिया के, है ना। इंडिया के एग्रीकल्चर को पूरा समझते हैं। साथ ही साथ इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं कैसे डेवलप हुई, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, कौन सी इंडस्ट्रीज कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस कर रही है, वहां पे आप टैकल करते हो, है ना। अलग अलग है इंडस्ट्रीज, बहुत अलग अलग है। शुगर केन इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम्स है, राइट। कॉटन इंडस्ट्रीज की अपनी प्रॉब्लम है, अपनी ग्रोथ स्ट्रक्चर है। तो सभी अगर आप इंडस्ट्रीज देखेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, एक दो इंडस्ट्रीज तो है नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज है, राइट। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के स्कोप को समझते हैं यहां पर। फिर हम लोग ऑब्वियस सी बात है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। भाई इंडस्ट्रीज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको आप कैसे, क्या, किस लिए हैं वो, ऑब्वियस सी बात है ट्रेड के लिए, लेकिन कैसे करोगे, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से करोगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू करोगे, यहां पर वो समझते हो। इन्हीं के चारों ओर क्या है, इन्हीं के चारों ओर अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो हम इंडिया में समझते हैं कैसे हमारा कल्चर जो है वो इवॉल्व हुआ, है ना। कैसा कल्चर हड़प्पा में था, कैसा कल्चर ऋग्वेदिक सभ्यता में था, कैसे धीरे धीरे हमारा जो है कल्चर इवॉल्व हुआ, और कल्चर का रिलेशन जो ज्योग्राफी से है,
कल्चर का रिलेशन जो ज्योग्राफी से उसको समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई कल्चर अगर है तो उसका रिलेशन ज्योग्राफी से होना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो उसके पीछे की कल्चरल ज्योग्राफी आप यहां पर समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ऑब्वियस ही बात है, सेटलमेंट ज्योग्राफी को समझते हैं आप, इंडिया में कैसे सेटलमेंट हुआ है, ऐसे ही सेम आप प्लानिंग को समझते हैं, ऐसे ही सेम आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को इंडिया के समझते हैं, जिसको जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पर कुछ आपके करंट ओरिएंटेड इकोलॉजी इश्यूज होते हैं, बेसिकली ये करंट ओरिएंटेड आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इश्यूज होते हैं, जिसको आप पेपर 2 में पढ़ते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब हम लोग यहां पर पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला में पढ़ेंगे तो क्या फोकस में रहेगा, फोकस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। फोकस में जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये केवल एक सेक्शन ए तक सीमित है ना, और इसका बहुत ज्यादा रोल आपको पेपर 2 में भी नहीं दिखेगा, केवल आपको फिजिकल फीचर्स में दिखेगा। मतलब कि यहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये 30 से 35% आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों पेपर को मिला। लेकिन वहीं आप मैन मेड वर्ल्ड जो है, जो हमने बनाया है, तो हमने बनाई है चीजों को, तो हमने प्रॉब्लम भी फेस करी है। तो यहां से अगर आप देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी से, इधर भी आप देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा पोर्शन है, और इस सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी ओवर है। तो गलती क्या होती है सभी टीचर्स से, सभी टीचर्स ज्यादातर क्या करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में आपका बहुत ज्यादा 70% अपना टाइम फिजिकल ज्योग्राफी में देते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो है, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मतलब ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उस पर बहुत कम टाइम देते हैं। जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल रहे हैं वहां पर 30% वेटेज दे रहे हैं पढ़ाने में, और जहां पर आपको क्या मिल रहा है, जहां पर आपको केवल 30% मिल रहा है, वहां पर 70% वेटेज दे रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एटलीस्ट ये एक्सेप्टेड, ये बड़ा टॉपिक है और ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है, आपको आना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बाद में पता चलेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इससे रिलेटेड है, हमारे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो आपको एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी को 50% और 50% आपका जो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देना चाहिए। तो यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितनी अच्छी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उतनी ही अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कवर करेंगे। और ऐसे ही आपको भी कवर करना है। अगर आप अपने बैठ के घर में तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी फोकस जो करना है वो इस वाले पार्ट में आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों पॉपुलर है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने सारे जो आप पॉइंट्स कवर कर रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि सभी के सभी जो हैं वो जीएस से रिलेटेड। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 60 से 65% है ना, 60 से 65% आप जीएस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, 60 से 65% वाला जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं वो जीएस से रिलेटेड है, और 30 से 35% आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ऑप्शनल के लिए। तो केवल 30 से 35% आप अलग से पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं या लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जिनका जीएस में रोल बहुत कम होता है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जीएस में रोल बहुत ज्यादा है। तो आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट को चूज करें तो वो देखें कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प कर रहा है उस ऑप्शनल की वजह से कि नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सभी लोग जुड़ सकते हैं, हम लोग का बैच रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं मिलूंगा आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच में। थैंक यू।